हज़ारों साल से लोग सोच रहे हैं कि क्या मुझे एक मैजिक फार्मूला मिल सकती है जिससे मैं मिट्टी या लोहा को सोना बना दूं। और अभी तक उनको ये कोई फार्मूला मिला नहीं है, राइट। इसी तरफ जो आप बोल रहे हैं ना कि मुझे एक इक्विटी चाहिए जिसमें स्लो डाउन का कोई असर हो ही ना सके, ये तो हो ही नहीं सकता है। देखिए, जो इंडिया का गोल्ड का स्टॉक है, देयर इज़ नो ऑफिशियल नंबर दैट वी नो कि हर हाउस होल्ड के पास कितना है, क्योंकि पब्लिकली तो कोई डिस्क्लोज नहीं करता है। बट बेस्ड ऑन वेरियस एस्टिमेट्स द इंडियन हाउस होल्ड्स ओन $4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड ±10%। देखिए, मतलब ये तो रियल लाइफ है। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि दैट्स वाई इन्वेस्टिंग इज़ अ लिटिल बिट लाइक अ बॉलीवुड मूवी। वो जो मूवी शुरू होती है तो एक लाइट हार्टेड स्पिरिट से शुरू होती है, फिर गाने होते हैं, टिपिकल हिंदी मूवी, हीरो हीरोइन दे रन अराउंड ऑल ओवर द प्लेस। फिर जब आप सेकंड हाफ इंटरमिशन के बाद पहुँचते हैं तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है रिलेशनशिप में, पेरेंट्स ना करते हैं तो एक बहुत सैड माहौल हो जाता है। अगर आप उस समय थिएटर से निकल के चले गए तो लॉस किसका है? वो तो आपका ही है ना, वो तो आपने परमानेंट कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूचुअल फंड की बात। मेरा नाम नम्रता अरोरा है। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। आज के हमारे शो में हमारे साथ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक वेल नोन पर्सनालिटी मिस्टर वेट्री सुब्रमण्यम, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेजिग्नेट एट यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। उन्होंने जनवरी 2017 में यूटीआई एएमसी ज्वाइन किया था एज हेड ऑफ इक्विटी और अगस्त 2021 से उन्होंने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का रोल संभाला। मिस्टर वेट्री के पास 30 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। जैन 2017 में यूटीआई ज्वाइन करने से पहले वो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे एट इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। वो इन्वेस्को के स्टार्टअप टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने फर्म का प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और टीम एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। IIM बैंगलोर से पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद मिस्टर वेट्री ने अपना करियर 1992 में कोटक महिंद्रा से स्टार्ट किया। 1994 के बाद उन्होंने इक्विटी मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट रोल्स में काम किया, कोटक महिंद्रा, SSKI और मोतीलाल ओसवाल जैसी फर्म्स के साथ। वो शेरखान.com के को फाउंडर्स में से एक थे, जहां उन्होंने रिसर्च और कंटेंट टीम लीड की। 2003 से 2007 तक के बीच उन्होंने एक यूके बेस्ड हेज फंड बॉयर एलन के लिए एडवाइजर के तौर पर भी काम किया, जहां उन्होंने इंडिया के इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर एडवाइस दी। Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात and thank you so much for joining us again this week. हमने सबसे पहली बार आज मिस्टर वेट्री सुब्रमण्यम को बुलाया हमारे शो पे। He is the CEO designate at UTI Mutual Fund. Sir, thank you so much for giving us your time and for joining us on this particular show today. Thank you so much. Delighted to be here, Namrata, and looking forward to a great conversation with you. सेम हियर, थैंक यू सो मच। सो ऑब्वियसली हमने आपके लिए बहुत सारे सवाल लाइन अप किए हैं। आई डू बिलीव कि आपका जो इतना सारा एक्सपीरियंस है इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, इससे हम चाहेंगे कि हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछ के उनका पर्सपेक्टिव ले पाएँ। तो आई थिंक सबसे पहले आई वुड जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपका जो व्यू है अबाउट एक्विटी मार्केट्स इन टाइम्स टू कम, वो क्या है, कंसिडरिंग अभी हम देख रहे हैं कि व्हेन वी लुक एट द इंडियन स्टॉक मार्केट, इट इज़ क्वाइट वेल सपोर्टेड। अगर देखें तो अर्निंग्स मोमेंटम अच्छा है, डोमेस्टिक मैक्रोज भी ठीक ठाक लग रहे हैं। यूएस के साथ वी सी दैट देयर आर पॉजिटिव टॉक्स हैपनिंग अराउंड द ट्रेड टैरिफ्स। तो इन सब से क्या हमें लगता है कि आगे जाके इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ हमारी स्टॉक मार्केट जा रही है? देखिए नम्रता जी, मैं इतना बोलूँगा कि जब आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप महीने के तौर पे मत सोचिए, आप सालों की तरफ से सोचिए, एंड एक्चुअली आई वुड से डिकेड्स की तरफ सोचिए, क्योंकि आपका जो एक इन्वेस्टिंग लाइफ टाइम है वो आपके करियर के साथ जुड़ा हुआ है। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बी अर्निंग फॉर 10, 20, 30 ईयर्स, देन जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी आप समझिए कि उसका बेनिफिट आपको 10, 20, 30 साल में मिलेगा। सो आई वुड से फर्स्ट थिंग, आप ये 3 महीने ट्रेड डील ये सब सोचना बंद कर दीजिए। मार्केट ऐसी चीज़ है जिसमें समझो 2 महीने में ट्रेड डील हो जाएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 4 महीने बाद आपको कोई एक नवा सवाल मिल जाएगा जिसके ऊपर आप घबरा सकते हैं। तो मार्केट का काम यही है कि कोई इशू को आगे लेके आएगी जो आपको थोड़ा डर दे सकता है, मार्केट को झटका मिलेगा,
लेकिन all of that is part of the long term journey. Just to conclude, Namrata, I would say, you know, if I look at my own experience 25-30 years in the stock market, सबसे simple अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो it has given you anywhere between 12 to 13% return over the entire 25-30 year period. आप उसको एक बेंचमार्क सोच लीजिए that is the kind of return you will be able to earn over the next 10, 20, 30 years. It could change slightly lower, slightly higher, लेकिन equities will remain the most attractive asset class in terms of compounding wealth. आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, इस हिसाब से नहीं कि ट्रम्प डील का क्या होगा, अगले 1 साल में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 30 साल का मेरा तजुर्बा यही है कि कोई अगले 1 साल में क्या होने वाला है कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ओके लेकिन लेट्स से कि कोई ऐसा एक इन्वेस्टर है सर जो अभी इक्विटी मार्केट्स में एंटर करना चाहता है, लेट्स से अभी उन्होंने काम करना शुरू किया है एंड दिस इज हिज टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो क्या आपको लगता है कि ये सही समय है टू एंटर द इक्विटी मार्केट्स? Excellent question. There is no best time to enter, there is no worst time to enter. आप एक सिंपल सा सिप शुरू कर कीजिए। इफ़ यू डू अ सिप ओवर द नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स, जैसे कि आपके करियर में अर्निंग्स बढ़ेंगे, आपका सिप में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा। कभी कभी आपको इन रेट्रोस्पेक्ट पता चलेगा कि अरे यार ये एक सिप इंस्टॉलमेंट मैंने गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि काफ़ी सारे आपके सिप इन्वेस्टमेंट्स अच्छे टाइम पे भी इन्वेस्ट हो गए। सो इट इज़ अ लॉ ऑफ एवरेजिंग, और जब आप लंबी समय के लिए एवरेज करते रहते हैं तो मार्केट का उतार चढ़ाव का उस पे ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। वी हैव इवन डन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस अराउंड दिस कि अगर आपने सबसे अच्छे दिन पे इन्वेस्ट किया एंड कॉन्ट्ररी टू दैट आपने सबसे बुरे दिन पे इन्वेस्ट किया, तो आपके 10, 20, 30 साल के इन्वेस्टमेंट जर्नी पे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड द डिफरेंस इज़ सो स्मॉल दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इररेलेवेंट। तो मैं यही कहूँगा कि थिंक लॉन्ग टर्म। एक ही आपका जो सवाल है उसका आई विल गिव अ स्लाइटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, विच इज़ दैट अगर आपको कोई एक बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, समझो आपको फॉर वॉट एवर रीज़न आपको एक बड़ा बोनस मिल गया, आपको एक गुड फॉर्चून है, शायद आपको एक लॉटरी टिकट आप जीत गए, बहुत सारा एक बड़ा अमाउंट आ गया है, तो इफ़ यू आस्क मी अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट दैट, आई वुड से इन द करंट एनवायरनमेंट जहाँ पे इक्विटीज ट्रेड कर रहे हैं, I don't think it is very attractive for you to deploy the entire amount at one go. तो उसको आप समझो थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेकअप करके 6 to 12 मंथ्स रेंज में आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। डोंट डू इट ऑल एट वन गो, क्योंकि आज के जो वैल्यूएशंस हैं दे आर रीजनेबल बट दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव। तो अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे मैं बोलूँगा उसको स्प्रेड आउट कीजिए। जो आप सिप के लिए कर रहे हैं, आपका करियर शुरू हो रहा है, उसमें आप ये सब डिस्कस करना भूल जाइए। आप आपके करियर पे फोकस करो और वहाँ के अर्निंग्स ग्रो करने की कोशिश करो। ओके, ऑलराइट। सो वेटरी सर, आजकल ना कंजम्पशन को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज कंजम्पशन लोगों की बढ़ी है, ऑल थैंक्स टू ऑल द चेंजेस दैट वी सॉ इन द लास्ट बजट। तो सर आप ये बताइए कि जो हम इतना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन देख रहे हैं जिसकी वजह से एफएमसीजी एज अ सेक्टर, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें ऑब्वियसली काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, क्या इनका बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स को भी होगा? सो डू यू थिंक म्यूचुअल फंड्स एक रीजनेबल सब्सटैंशियल अमाउंट लगाते हैं इन दीज सेक्टर्स? एंड ऑल्सो अगर मान लीजिए कि आईटी एज अ सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस होता है तो उसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स पे क्या होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन सेक्टर्स से आती हैं एंड म्यूचुअल फंड्स का बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट रहता है। सो गिव अस योर व्यू ऑन दिस। देखिए नम्रता जी, उसका आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक जो स्कीम है उसका एक अलग सोच रहता है, उसका एक अलग फिलॉसफी रहते हैं, तो हर एक स्कीम का एक डिफरेंट अप्रोच रहेगा। एक स्कीम में आपको शायद इंडस्ट्रियल ज़्यादा दिख सकते हैं, एक स्कीम में शायद उनका ओवरवेट बैंकिंग एंड फाइनेंस है, किसी और स्कीम में कंजम्पशन ओवरवेट है। बट जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, जो आप लंबी समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि उसमें आपको सबसे बढ़िया है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ही इन्वेस्ट कीजिए। उसमें 10 साल, 20 साल, 30 साल की जर्नी में कभी बैंकिंग ओवरवेट रहेगा, कभी वही सेक्टर अंडरवेट रहेगी,
कभी कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, कभी कंजम्पशन कम होगा, वो आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपका सवाल है कि आज के दिन में मुझे कौन से सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम लोग जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं वहाँ पे सेक्टर फंड्स भी होते हैं, तो उसमें मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन पे जो आपने पहले मेंशन किया था कंजम्पशन फंड्स, वो ऑनेस्टली ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं। उनके जो आज के स्टार्टिंग वैल्यूएशंस हैं वो आज भी काफ़ी रिच हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आपको सेक्टर फंड्स में, कंजम्पशन सेक्टर फंड्स में कोई ज़्यादा बेटर देन मार्केट लॉन्ग टर्म आउटकम्स हो सकते हैं। हमारा फिलॉसफी ये है कि अगर आपको किसी सेक्टर में एक बीटा रिटर्न बनाना है, एक एब्सोल्यूट रिटर्न बनाना है, तो उसका सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी रहता है आप उस सेक्टर में जाइए जहाँ पे उनके शायद फंडामेंटल्स उस समय पे थोड़ा मार्केट चैलेंज कर रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं। जब आप सेक्टर में उस समय पे इन्वेस्ट करते हैं जब वैल्यूएशंस चीप हैं, न्यूज़ फ्लो थोड़ी एडवर्स है, तो वहाँ पे सेक्टर रिटर्न्स बहुत बढ़िया बनती हैं। हमारा मानना 1 साल से है कि एक ही सेक्टर है जहाँ पे ये हमें दिखाई दे रही है, और वो है फिनेंशियल सर्विसेज स्ट्रोक बैंकिंग, जहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, न्यूज़ फ्लो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन है, लेकिन उसके कारण आपको एक एंट्री वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है। अगले 1 या 2 साल में मेरा मानना है कि ये सेक्टर इंडेक्स को बीट कर सकती है। पिछले 1 साल में भी इस सेक्टर ने बीट किया है, लेकिन यहाँ से भी मैं मानता हूँ कि दिस कैन डू मच बेटर। ओके ओके, सो सो कैन वी से कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स पे शायद उतना इम्पैक्ट ना हो, अगर हम एक डाइवर्सिफाइड एक्विटी फंड भी लें, कोई भी अच्छा फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड, उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? बिल्कुल, एंड लेट मी जस्ट शेयर माय ओन एक्सपीरियंस हियर नम्रता। यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर म्यूचुअल फंड्स में एज अ फंड मैनेजर इन 2001, तो मेरा पहला जो फंड मैंने मैनेज किया वो एक टेक्नोलॉजी फंड था। और देखिए 99-2000 में सबको सिर्फ टेक्नोलॉजी फंड खरीदना था, और वो सब फंड्स उसके बाद अगले 2 या 3 साल में अंडर परफॉर्म छोड़िए, वो 20%, 30%, 40% नीचे आ गए इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बिकॉज इट वाज अ वेरी हॉट सेक्टर, इट वाज एक्सट्रीमली रिच इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवर वैल्यूएशन, and you lost money in that and you underperformed the market even over a 10-year period. तो इसीलिए मेरा मानना है कि, और ये पहली बार नहीं है, ये हमने देखा था इन दी अर्ली 2000s इन टेक्नोलॉजी। 2007-8 में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिला होगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर आप 2018-19 में फिनेंशियल सेक्टर में गए, अगले 5 साल का रिटर्न वाज मच वीकर देन व्हाट द मार्केट डिलीवर्ड। तो फॉर समबडी हु इज़ लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में जाइए, क्योंकि ये साइकिल्स तो बदलते रहते हैं और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो साइकिल कब बदलेगी। तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं व्हेन यू थिंक वैल्यूएशंस आर इन द कंफर्ट जोन इन दैट सेक्टर, व्हेन यू थिंक कि न्यूज़ फ्लो एडवर्स है तो मेरा बेट थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, आप तब कीजिए, और जब वो बेट प्ले आउट कर जाएगा वहाँ से पैसा निकाल दीजिए। लॉन्ग टर्म का मनी जो है दैट शुड रिमेन इन डाइवर्सिफाइड स्कीम्स, डाइवर्सिफाइड एक्विटी फंड्स। ओके, सो यू नो वेट्री सर, व्हाट आई हैव सीन इज दैट हम ना हमेशा पॉजिटिव तो बहुत बोलते ही हैं अबाउट यू नो इन्वेस्टमेंट्स, एंड वी ऑलवेज ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर हम पॉजिटिव साइड ही देखना चाहेंगे, राइट? एंड हम यही होप करेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। एंड यू नो समहाउ मुझे लगता है कि शायद कभी कभार एज इन्वेस्टर्स हम स्लो डाउन के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो आज एक्चुअली मेरे फ्यू क्वेश्चंस वुड बी अराउंड दिस, जहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है तो एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, राइट? आई थिंक हमें हर तरीके के समय के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज टाइम्स। सो फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट क्वेश्चन अराउंड दिस वुड बी कि एज एन इन्वेस्टर वो क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इतना रेजिलियंट हो कि वो अगर स्लो डाउन भी हो रहा है तो मुझे यू नो उतना बुरा रिटर्न्स ना दे, राइट? सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए स्पेशली एट टाइम्स ऑफ स्लो डाउन? देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है ये हज़ारों साल से लोग सोच रहे हैं कि क्या मुझे एक मैजिक फार्मूला मिल सकती है जिससे मैं मिट्टी या लोहा को सोना बना दूं।
और अभी तक उनको ये कोई फॉर्मूला मिला नहीं है, राइट? इसी तरफ जो आप बोल रहे हैं ना कि मुझे एक इक्विटी चाहिए जिसमें स्लो डाउन का कोई असर हो ही ना सके, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप ऐसे समझ के चलिए कि जब आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो एक स्ट्रेच ऑफ द रोड पे बहुत स्मूथ होती है, ट्रैफिक अच्छी चलती रहती है, फिर कहाँ पे इंटरसेक्शन पे आपको एक रेड लाइट मिलेगा, आपको रुकना ही पड़ेगा। तो इन्वेस्टिंग का जो जर्नी है वो भी ऐसे ही है। किसी समय पे इकोनॉमी बहुत अच्छी स्पीड से चलेगी, मार्केट विल ऑल्सो डू वेल एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम, और एक समय आएगा जहाँ पे इकोनॉमी में ऑल्सो नॉट डू वेल एंड मार्केट्स में ऑल्सो नॉट डू वेल। लेकिन जो आपका वो एक जर्नी रहता है फ्रॉम योर होम टू योर ऑफिस, वो एक फिक्स टाइम में हो जाता है। वो कहाँ पे रेड लाइट मिलेगी, कहाँ पे ग्रीन लाइट मिलेगा, वो आप पहले से तय नहीं कर सकते। तो व्हेन यू थिंक अबाउट द इन्वेस्टिंग जर्नी, आप समझ लीजिए कि आपका जो 10 साल 20 साल 30 साल का जर्नी है, उसमें से तो कुछ साल आपको बहुत स्कैरी लगेंगे क्योंकि ग्रोथ भी नहीं रहेगी एंड इक्विटी प्राइसेस विल नॉट डू वेल। वो उनका काम है आपको डराने के लिए। लेकिन आपका पैसा तभी बनता है जब आप यू रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। सो लेट मी इन्वर्ट द क्वेश्चन, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्लो डाउन कब होने वाला है? आंसर इज नो। कैन यू बी प्रिपेयर्ड कि ये कभी ना कभी होगा? ऑफ कोर्स यू कैन। जब आप घर से निकलते हैं, आपको मालूम है कि जर्नी तो 5 किलोमीटर का है, लेकिन मुझे तो 40 मिनट लगने वाले हैं क्योंकि कहीं कहीं मैं फंसने वाला हूं। वही तरफ आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए, एंड द वे टू मैनेज दिस इज बाय मैनेजिंग योर एसेट एलोकेशन, राइट? कि मुझे कभी ना कभी इमरजेंसी में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मैं मेरा पूरा पैसा एक स्लो डाउन के ऊपर वो रिस्क नहीं ले सकता हूँ। सो मे बी माई करेक्ट इक्विटी एलोकेशन इज 80% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट्स, मे बी इट इज 60%, किसी और के लिए दैट नंबर माइट बी 20%. सो फॉर एवरी पर्सन इट इज़ डिफरेंट. But the way to handle difficult markets, the way to handle the challenges brought on by the fact कि कभी मार्केट अच्छी रफ्तार से चलती है, कभी बहुत ख़राब रफ्तार से चल रही है, उसका सोल्यूशन है एसेट एलोकेशन. उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप प्रेडिक्शन के ऊपर रिलाई करें कि मुझे कौन से मॉडल से ये प्रेडिक्शन मिलेगा कि कभी ट्रैफिक जैम आगे होने वाली है. सबके पास गूगल मैप्स आज भी है, लेकिन आपको नहीं पता चलने वाला है कि आगे का कभी ट्रैफिक जैम होने वाला है, क्योंकि आप प्रिपेयर करते हैं कि यार ये मुझे 30 मिनट लगेंगे, चलो मैं 10 मिनट जल्दी घर से निकलता हूँ. तो इन्वेस्टिंग भी वैसे ही है. ओके ओके. सो अगर हम असेट एलोकेशन की बात करें, लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस क्वेश्चन देन. सो आप हमें ये बताइए वेटरी सर कि म्यूचुअल फंड्स में ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में मस्ट हैव हैं, चाहे स्लो डाउन हो जाए ना हो, ये मस्ट हैव कैटेगरीज कौन सी हैं एंड अ गुड टू हैव कौन सी हैं, आप वो बताइए. ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. एंड देखिए, म्यूचुअल फंड्स का एक जो एडवांटेज है कि people sometimes are not able to handle the volatility. अगर मैं किसी को बोलूं कि आप ये एक सिंपल लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, पिछले 20 साल में इसने 12, 13, 14% रिटर्न दिया है, मेरे ख्याल से अगले 10-20 ईयर्स में भी रिटर्न्स विल बी समवेयर इन दैट रीजन. लेकिन उसको सहने में उनको मुसीबत होती है क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव उनको कभी कभी डरा देती है. सो वन वेरी गुड वे टू बी एबल टू हैंडल दिस is to look at hybrid strategies, right? और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी तरफ के हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज रहते हैं. एक तो होता है अग्रेसिव हाइब्रिड जो बोलते हैं, उसमें टिपिकली देयर इज ऑलवेज 65 to 70% equity. Then there are balanced advantage and multi asset funds जिसमें एक्विटी का एलोकेशन वैल्यूएशन के हिसाब से या हर एएमसी का कुछ मॉडल रहेगा, उस हिसाब से उनके व्यू के हिसाब से एक्विटी एलोकेशन में रेंज बिटवीन लोअर साइड 20% 40%, ऊपरी की तरफ में 60 70 80%. अगर वो एक मल्टी फैसेट फंड है तो शायद उसमें गोल्ड भी हो सकती है. अभी ये हाइब्रिड फंड्स का एडवांटेज क्या है कि उसमें इन्वेस्टर को उतनी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जब इक्विटी प्राइसेस गिरते हैं तो द अदर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो विच इज डेट और गोल्ड, दे सॉर्ट ऑफ गिव द पोर्टफोलियो सम रेजिलियंस. आप बोल सकते हैं कि ये तो इन्वेस्टर खुद कर सकता है.
सेपरेटली दे कैन इन्वेस्ट इन एन इक्विटी फंड, सेपरेटली दे कैन इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड इनकम फंड। लेकिन आदमी जो डरता है या औरत जो डरती है, दे गेट स्कैर्ड ऑफ व्हाट दे सी, एंड व्हेन दे सी दैट इक्विटी फंड विद द हायर वॉलेटिलिटी, वो उनको डरा देती है। लेकिन जब हम इन दोनों को एक हाइब्रिड फंड में मिक्स कर देते हैं तो उसका विजिबल वॉलेटिलिटी कम हो जाता है, तो देन द इन्वेस्टर जर्नी बिकम्स ईजी। तो हम हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी लंबा रखना है, लुक एट हाइब्रिड फंड्स, सिंपली बिकॉज वो आपके जो डर है, द ग्रेटेस्ट डेंजर इन नॉट अचीविंग योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट द मार्केट, इट इज यू, इट इज द इमोशंस इनसाइड यू, जहां पे आप कभी ग्रीड की तरफ चले जाते हैं, कभी आप फियर की तरफ चले जाते हैं। और ये जो हाइब्रिड फंड्स हैं, दे मैनेज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फियर एंड ग्रीड। इतना गैप नहीं रहता है, उस गैप को और थोड़ा कम कर देते हैं, सो इट मेक्स द जर्नी मोर मैनेजेबल। ओके, सो लेट्स से कि हाइब्रिड फंड्स हो गए हमारे मस्ट हैव्स इन द पोर्टफोलियो, देन व्हाट आर गुड टू हैव्स? Good to have, I would say, would always be the diversified funds. तो आप जो एक structure की बात कर रहे हैं, तो you can have hybrid funds to create the base. उसके ऊपर I would say the diversified funds are the second layer on top of that. और सबसे ऊपर if you अगर आप केक की तरफ समझें, तो वो जो आइसिंग रहता है केक के ऊपर, those are the sector funds, smart beta funds, thematic funds. They are nice to have. लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि आप केक खाते हैं आइसिंग के लिए नहीं, जो बॉडी ऑफ द केक है उसी के लिए आप केक खाते हैं। वो देखने के लिए वो जो सबसे ऊपर है वो अच्छी चीज़ है। सो नेवर कंफ्यूज द सेक्टर, थीमेटिक, all those funds for the base of the cake. Base of the cake is the hybrids and the simple diversified strategies. उसमें समझो कोई बोलेगा मुझे लार्ज कैप चाहिए, कोई बोलेगा फ्लेक्सी कैप अच्छा है, कोई बोलेगा मल्टी कैप अच्छी है। Those are सिर्फ मार्केट कैप definitions, but to my mind ये सभी जो funds मैंने mention किए, they are the typical diversified funds जो आपको they give the body to your cake, they give the structure to the cake. ओके, बट डोंट यू थिंक कि एक जो इवॉल्व्ड इन्वेस्टर है, जो शायद ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनके लिए शायद स्मार्ट बीटा फंड्स, सेक्टरल फंड्स फिर भी ठीक हैं, लेकिन अगर कोई नया इन्वेस्टर है, आई ऑलवेज एटलीस्ट टेल माई पार्टिसिपेंट्स व्हेन आई एम मीटिंग द इन्वेस्टर्स, मैं उनको बोलती हूँ कि आप प्लीज़ अपना जर्नी सेक्टरल थीमेटिक से शुरू मत करिए, क्योंकि अगर उसमें आपको थोड़ा डिप आया तो आप म्यूचुअल फंड से आपका भरोसा उतर जाएगा। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट की है और आई वुड कम्प्लीटली अग्री विद यू। और ये जो एक्सपर्ट का सवाल है, देखिए मैं भी आज 30 साल, मोर देन 30 years आई हैव बीन इन्वेस्टिंग, लेकिन मैं आज भी मान के चलता हूँ दैट आई एम स्टिल अ स्टूडेंट क्योंकि द मार्केट इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग। तो आप कभी ये मत सोचना कि मैं कोई गुरु बन गया या मैं कोई मास्टर बन गया। यू विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट इन द स्टॉक मार्केट। एब्सोल्युटली, बस हम तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑनेस्टली आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम अंडरस्टैंडिंग योर पर्सपेक्टिव सो फार, सो थैंक यू सो मच। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने एसेट एलोकेशन की बात करी, एंड ऑफ कोर्स गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट एलोकेशन टूल रहता है हमारे पोर्टफोलियो में, एंड अगर आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट किया तो गोल्ड बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। तो यूटीआई रन्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्ड ETFs इन इंडिया। सो आप हमें ये बताइए वेट्री सर कि अगर हम सिर्फ गोल्ड की बात करें, अभी गोल्ड प्राइस इतना ज़्यादा है, और जो एक सवाल हमें हमेशा पूछा जाता है एटलीस्ट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इज़ कि क्या हमें अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हम देखेंगे कि थोड़ा करेक्शन होगा फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो व्हाट इज़ द एज अ रिटेल इन्वेस्टर गोल्ड के लिए हमारा अभी के टाइम का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कि खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Namrata, I've been traveling a lot around the country in the last few weeks and months. जी. Or I am almost astonished, but to use an even more powerful word, I am shocked कि कितने लोग मुझे गोल्ड के बारे में पूछ रहे हैं। जी। देखिए, जो इंडिया का गोल्ड का स्टॉक है, देयर इज़ नो ऑफिशियल नंबर दैट वी नो कि हर हाउस होल्ड के पास कितना है, क्योंकि पब्लिकली तो कोई डिस्क्लोज नहीं करता है, बट बेस्ड ऑन वेरियस एस्टिमेट्स द इंडियन हाउस होल्ड्स ओन $4 trillion वर्थ ऑफ गोल्ड, प्लस और माइनस 10%।
देखिए, तो मेरे ख्याल से that's almost equivalent to our GDP. Yeah. Exactly. So I don't think Indians in aggregate are underexposed to gold. So I am almost shocked कि यार जो कोई भी फैमिली है कहीं ना कहीं किसी के पास तो गोल्ड तो ऑलरेडी है in significant quantities. Indians own very little bit of equities. If you take total equity market which is worth maybe 5 trillion, Indian households own only 16% of that through mutual fund. उनका कुछ डायरेक्ट होल्डिंग भी होगा, तो मतलब उनका जो कंबाइंड ओनरशिप ऑफ इक्विटीज है दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द गोल्ड ओनरशिप दैट द हाउस होल्ड्स ओन. लेकिन सडनली इतना फैसिनेशन जो आपके घर में ऑलरेडी इतना पड़ा है, तो माई व्यू ऑनेस्टली जो मैंने पहले कहा ग्रीड एंड फियर, ये जो गोल्ड का साइकिल है देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल रीजंस. 2022 में हमने लिखा भी था कि देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल रीजंस फॉर व्हाई वी थिंक गोल्ड विल डू वेल. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट आफ्टर इट हैज गॉन अप सो मच इन द लास्ट 2-3 years एंड सो मच इन द लास्ट 1 year, मुझे तो लगता है इसमें थोड़ा काफ़ी स्पेक्युलेटिव बिहेवियर आ गया है इन्वेस्टर्स में. सो माई रिकमेंडेशन इज दिस इज अ टाइम टू बी कॉशियस अबाउट गोल्ड, not because of any other reasons, structural reasons to remain slightly positive अभी भी हैं. लेकिन मैं एक सिंपल एडवाइस दूंगा, जैसे मैंने अप्रैल 2020 में भी इन्वेस्टर्स को बोला था कि मुझे मालूम नहीं है कि ये कोविड की कथा कहाँ पे जाएगी, कैसे जाएगी. आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द साइंटिस्ट एंड द डॉक्टर्स हु क्रिएटेड अ वैक्सीन एंड गॉट अस आउट ऑफ दैट. लेकिन अप्रैल 2020 में मैंने एक ही चीज़ बोली कि देखिए आपका इक्विटी वैल्यू इतना गिर गया है कि अगर आप एसेट एलोकेशन प्रैक्टिस करते हैं तो वो एसेट एलोकेशन का नियम आज ये है कि आप आपका मनी थोड़ा फिक्स्ड इनकम से निकाल के इक्विटी में डाल दीजिए, क्योंकि इक्विटी वैल्यू तो 30% नीचे आ गई थी, फिक्स्ड इनकम वैल्यू तो वही था, शायद थोड़ा ऊपर भी चला गया था. तो आप बस रीबैलेंस कर दीजिए बिटवीन द 2 एसेट क्लासेस. और आज का दिन में मेरा वही एडवाइस रहेगा कि ये गोल्ड तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, प्लीज़ रीएलोकेट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पूरा गोल्ड बेच दीजिए, लेकिन इन योर पोर्टफोलियो द वैल्यू ऑफ गोल्ड हैज़ गॉन अप मच हायर देन व्हाट आपका टारगेट था, तो आप बस रीबैलेंस कर दीजिए टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम और टुवर्ड्स इक्विटी. बट टू माय माइंड गोल्ड नाउ इज वेरी वेरी स्पेक्युलेटिव टेरिटरी. Okay, sure. So I think that's an answer I need to give to my participants as well. All right, okay. So at least जब हम म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो देखते हैं, we've realized कि ऐसे काफ़ी फंड्स होते हैं जिनमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी होते हैं, some very unique stocks that the portfolios would hold. So please help us understand कि ऐसे फंड्स जो बहुत ही हटके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है? Like what do you think would be an impact on a fund जिसने थोड़े aggressive risky bets लिए हैं in terms of stock selection? शायद ऐसे stocks जो बहुत common नहीं होते हैं, लेकिन they've still gone ahead and bought those stocks in the portfolio. तो उनकी fund की performance पे क्या impact हो सकता है? Sure. देखिए, मैं जो I work at UTI Mutual Fund. Today, तो of course I'm designate CEO, but otherwise I used to be a fund manager. I was CIO. And ऐसे तो हमारे हिस्ट्री में काफ़ी सारे कंपनीज हैं जहाँ पे मैं बोलूँगा कि UTI may have been one of the first institutional investors, and maybe those stocks have compounded 10 times, 20 times, 30 times, 40 times. ये तो अगर आप हमारे इंटरनल रिसर्च में देखेंगे जो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो आपको वो देखने को मिलेंगे. तो ये तो हमारा काम ही है, हमारा अप्रोच है कि हम कंपनी को एनालाइज करें, एंड वेन एवर वी गेट अपॉर्चुनिटीज़ हम इससे डरते नहीं हैं कि हम इस कंपनी में पहले इन्वेस्टर हैं या पहले इन्वेस्टर हैं जो एक सिग्निफिकेंट स्टेक बना के रखा है कंपनी में, क्योंकि इट हैज़ प्रूव्ड रिवॉर्डिंग फॉर अस ओवर टाइम विद इन अ पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि हम ऐसे कोई कंपनी पोर्टफोलियो तो नहीं चलाते हैं जहाँ पे एक कंपनी पोर्टफोलियो की 50% है, सेबी रूल्स हैं 10%, और हमारा जो अप्रोच है इट इज़ टू ऑलवेज कीप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड. तो यू विल रेयरली सी द टॉप 10 होल्डिंग्स ऑफ आवर पोर्टफोलियोज बीइंग मोर देन 50%. सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द आंसर. जो आप यूनिक स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं उसको मानता हूँ कि देखिए, जो आपको यूनिक लगता है किसी और को लगेगा कि यार ये तो यूनिक नहीं है. व्हेन यू गो टू अ स्टोर एंड गो टू बाय क्लोथ्स, मेरी आंख में कुछ नया दिख सकता है, बट माई वाइफ माइट लुक एट इट एंड से कि नहीं, ये तो
कितना पुराना स्टाइल है, समथिंग एल्स लुक्स सो मच ब्यूटीफुल. सो दैट इज, एज दे से, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द beholder. But the better way to think about this is that every mutual fund scheme has a benchmark. Now when you compare the scheme to the benchmark, you can calculate जो हम बोलते हैं active share. Active share जो है, it is a measure of how different is your portfolio from the benchmark. और जो आप benchmark से और different होते जाते हैं तो वो active share बढ़ता जाएगा, right? Now there are many ways where you can increase the active share by moving away from the benchmark. जो historical experience है इंडिया में as well as global is that you need to have an active share of at least about 55% to 70% to be able to create alpha relative to the benchmark, right? तो मेरा जो मानना है कि आप यूनिक स्टॉक के हिसाब से नहीं देख सकते हैं, बिकॉज आई माइट बाय द रॉन्ग यूनिक स्टॉक. मेरा तो 30 इयर्स का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है. मैं काफ़ी सारी कंपनीज़ की आपको जानकारी दे सकता हूं जो आपको यूनिक लगेंगे, लेकिन वो आज के दिन पे ज़ीरो हो गए हैं. तो यूनिक का मतलब नहीं है कि यूनिक में आपको सिर्फ पैसा बनेगा, आप खो भी सकते हैं यूनिक में. तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन एज अ एक्टिव फंड मैनेजर इज हमारा पोर्टफोलियो बेंचमार्क से कितना डिफरेंट है, बिकॉज इफ इट इज नॉट डिफरेंट आई कैन नॉट क्रिएट अल्फा. तो आई वुड से लुक एट एक्टिव शेयर. वंस द एक्टिव शेयर इज 60% plus minus 1-2%, you are in a good territory कि जो आपने एक एक्टिव फंड मैनेजर को पैसा दिया है, he is taking a risk to try and outperform the benchmark. गारंटी तो नहीं है, जो उन्होंने रिस्क लिया है, if it pays off he will outperform, if he takes the risk but it doesn't pay off he will underperform. तो दोनों साइड्स पे हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट he has taken the risk that you wanted him to, क्योंकि ऑल्टरनेटिव तो आपके पास है, आप जाके इंडेक्स फंड तो खरीद ही सकते हैं, right? So that is the way to look at unique stocks, not as do I want to own a unique stock, but how different is this fund from the benchmark. Okay. So Vetri sir, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ फंड्स है, लाइक यू जस्ट मेंशन कि एक इन्वेस्टर के पास इंडेक्स फंड्स तो अवेलेबल हैं ही, तो अगर उनको उतना रिस्क नहीं लेना है और दे आर नॉट लुकिंग एट एक्टिवली मैनेज फंड्स, तो वो एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं. सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक इंडेक्स फंड या एक ETF एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए कितना ज़रूरी है. तो हम मानते हैं कि ये जो एक्टिव और पैसिव का एक डिबेट है, ये डिबेट तो वो कैन कंटिन्यू, इट हैज़ कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स, वो आगे भी होता रहेगा. इन्वेस्टर को ये मानना चाहिए कि ये डिबेट तो टीवी स्टूडियो में हो सकती है, ऑफिसेज में हो सकती है. मेरा काम है मेरा आउटकम मैनेज करना है, एंड टू डू दैट it is very useful to mix some simple passive strategies with active strategies. And therefore it is a little bit like मैं हमेशा मानता हूँ कि मुझे जो नींबू पानी चाहिए, I like it with some sugar and with some salt, not only sugar and not only salt. So much like that हम मानते हैं कि जो index funds हैं, they can be a very nice part of the base part of your portfolio, जिसके ऊपर you can put active funds in the hope that it can create alpha. जो हम पहले बात कर रहे थे नम्रता अबाउट मार्केट वॉलेटिलिटी, देखिए इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारे मेंटल बैटल्स फेस करने पड़ते हैं. एक तो है मार्केट का वॉलेटिलिटी, दूसरा है अल्फा का वॉलेटिलिटी. देखिए फंड्स होंगे जो 1, 2, 3 साल में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, फिर मार्केट का सीजन कुछ चेंज हो जाता है, मार्केट का मूड चेंज हो जाता है, देन सम अदर फंड विल स्टार्ट टू डिलीवर वेरी स्ट्रॉन्ग अल्फा, और जो पहले का जो अल्फा था सडनली यू मे फाइंड कि वहाँ पे उतनी अल्फा नहीं है. तो ये एक इन्वेस्टर को एक इट कंफ्यूजेस देम कि अरे यार जब मैंने देखा तो इसमें काफ़ी सारी अल्फा थी, अभी तो कुछ भी नहीं है. तो वन वे ऑफ मैनेजिंग दैट, अगेन जैसे कि मैंने हाइब्रिड्स में बोला, to avoid being completely burdened by this thought of alpha volatility, आप उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए. आपके पोर्टफोलियो में बेस में थोड़ा पैसिव डाल दीजिए. यहाँ पे तो बहुत क्लीन है कि जो भी इंडेक्स रिटर्न है आपको प्लस और माइनस 20, 30, 40 बेसिस पॉइंट्स मिल ही जाएगा, राइट. सो देयर इज नो अल्फा वॉलेटिलिटी. उसके ऊपर यू कैन बिल्ड द एक्टिव स्ट्रेटजीज, एंड द एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट देयर इज ए कॉस्ट डिफरेंशियल, और रात को आपको सोने को अच्छी नींद मिलेगी, बिकॉज यू आर नॉट वरीड अबाउट कि अरे विल आई गेट दी अल्फा और विल आई गेट नेगेटिव अल्फा. क्योंकि जो मैंने पहले बोला था कि फंड मैनेजर शुड टेक एक्टिव
they should have active share in their portfolio, they should take risk लेना ज़रूरी है, उसके कारण आपको अल्फा मिलेगा कि नहीं वो तो किसी को आगे से मालूम नहीं है. So which is why combining these two gives a lot more stability to your portfolio. Okay. So, since now you are the CEO designate of UTI Mutual Fund, आप fund manager रह चुके हैं, you've been the CIO. So, Teresa, tell us at UTI Mutual Fund आपका जो stock picking strategy रहता है, वो क्या है? So, is it different for every fund? या फिर आपका एक overarching strategy है और उसके नीचे आप लोग अपना, you have your strategy defined for each category? नो वेरी गुड क्वेश्चन नम्रता. तो मैं जो मानता हूँ कि जो यूटीआई का एक अप्रोच है इन्वेस्टिंग का, इट इज़ बिल्ट अराउंड व्हाट वी कॉल स्कोर अल्फा. सो स्कोर अल्फा जो है इट इज़ द इन्वेस्टिंग प्रोसेस दैट वी यूज़, बट द डिफरेंट स्कीम्स दैट वी रन माइट हैव वेरी डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्टाइल्स. उनके पोर्टफोलियोज, उनके थॉट प्रोसेस वो एक पोजीशनिंग के हिसाब से चलाते हैं कि ये जो एक पोर्टफोलियो है इट हैज़ एन अप्रोच ऑफ वैल्यू, सम अदर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी हैज़ अ अप्रोच ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ, किसी और पोर्टफोलियो का एक ब्लेंडेड अप्रोच है. तो हम जो मानते हैं कि जो भी स्कीम है इट शुड हैव ए स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच. जो फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है उनका माइंडसेट वो स्ट्रैटेजी के साथ जुड़ा होना चाहिए, लेकिन उन सब के पीछे स्कोर अल्फा इज द सिस्टम विच इज सपोर्टिंग देम. टू मेक इट वेरी सिंपल, शायद आपके पास या मेरे पास एक आईफोन रहेगा या एंड्रॉयड रहेगा. वो जो आईफोन है इट ऑपरेट्स ऑन iOS, लेकिन उसी iOS प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ग्रो का ऐप भी मिलेगा, आपको यूटीआई का ऐप भी मिलेगा, आपको न्यूज़ चैनल का ऐप भी मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर का ऐप भी मिलेगा. सो ऑल दीज ऐप्स आर पावर्ड बाय दैट वन प्रोसेस विच इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. उसी तरफ से यूटीआई में इन द इक्विटी साइड स्कोर अल्फा जो है इज़ द प्रोसेस बाय विच आवर एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर्स कम्युनिकेट एंड सिलेक्ट स्टॉक्स. लेकिन हर स्ट्रैटेजी का डिफरेंट सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिंग स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम. Okay. So, do you want to elaborate a bit on the process? Sure. जो Alpha प्रोसेस की बात आप कर रहे हैं वहाँ पे हम मानते हैं कि जो भी कंपनी है, और ये मतलब हिस्ट्री से हमने सीखा है कि एनी कंपनी विच मेक्स रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स उसके दो पिलर्स होते हैं. एक तो वो एक कंपनी होते हैं जिसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं बनती हैं, लेकिन द प्रॉफिट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, राइट. अगर आपके प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो समझो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जीने के लिए, राइट. तो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरियन. सेकेंड क्राइटेरियन इज जो आपको कैश मिल रही है दैट मे नॉट बी इनफ फॉर योर ग्रोथ नीड्स फॉर सम कंपनीज इट मे बी सफिशिएंट. तो द कंपनीज फॉर whom it is not sufficient, they may also go and take debt from the market, they may also take equity from the markets. और उनके इंटरनल कैश फ्लो और बाहर के कैपिटल को वो क्या करते हैं, वो खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. जब उसको खुद अपने इन्वेस्ट में बिजनेस करते हैं तो उसके ऊपर उनको एक रिटर्न बनाना पड़ता है. अगर वो रिटर्न नहीं आती है, इफ इट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ द मनी, तो फिर कोई वैल्यू नहीं बन सकती है बिजनेस में, राइट. सो दीज आर द वेरी टू सिंपल फिलोसफीज दैट वी हैव कि एक तो कंपनी में प्रॉफिट्स हैव टू कन्वर्ट इनटू कैश. The business must reinvest the cash either internally generated or from external sources at a return which is higher than the cost of capital. The only businesses that can create value for you over the long term must meet these two criteria. There is only one catch to this which I should explain कि देखिए रियल लाइफ में काफ़ी बिजनेसेस होते हैं जो थोड़ा सिक्लिकल होते हैं. उनके अच्छे ईयर्स भी आएंगे, उनके खराब ईयर्स भी आएंगे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कैश फ्लो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल, वो एक पूरे साइकिल के हिसाब से देखना चाहिए, नॉट जस्ट एक साल के हिसाब से. सो वंस यू बिल्ड दिस फिलॉसफी ऑफ कैश एंड रिटर्न ऑन कैपिटल ओवर द साइकिल, फिर आपको यूटीआई का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस मिल गया विच वी कॉल स्कोर अल्फा. ओके,
Beautiful. All right. Okay. So, you were also talking about rebalancing the portfolio, right? You were saying कि अभी with the valuations in gold going up so much, obviously हर investor के पास gold का in terms of value बहुत ज़्यादा हो गया है, तो rebalance करना चाहिए. So please help us understand कि let's say कि अभी एक slowdown का माहौल है, तो हमें अपने portfolio को कैसे rebalance करना चाहिए? Like what would be our एक सही तरीके का रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? Right. तो उसका कोई फिक्स्ड रूल तो नहीं होता है. तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज आपको एक फिनेंशियल प्लान चाहिए, या तो आप खुद बनाइए या कोई एडवाइजर के साथ बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बनाइए. दैट टेल्स यू टू अचीव योर फिनेंशियल गोल्स. आपको किस तरफ का एक एसेट एलोकेशन चाहिए, उसमें कितना इक्विटी, कितना गोल्ड, कितना फिक्स्ड इनकम है. एंड एट सम पीरियोडिक बेसिस आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि हैज़ माई एसेट एलोकेशन मूव्ड अवे फ्रॉम द बेस लाइन, राइट. एंड वेन एवर इट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द बेस लाइन, वेन इट मूव सिग्निफिकेंटली अवे, आप हर रोज़ रीबैलेंस करेंगे तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि आप उसको सिर्फ आपको टैक्सेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेंगे. तो यू विल हैव टू फिक्स सम फ्रीक्वेंसी, वंस एवरी ईयर, वंस एवरी 6 months, बट टिपिकली मोर लॉन्ग टर्म फ्रीक्वेंसी. उसमें आप रीबैलेंस कीजिए कि मेरा तो टारगेट था 10% गोल्ड, अभी तो गोल्ड इतना बढ़ गया, वो बन गया 15%. तो गोल्ड को वापस 10 पे लेके आ जाइए, और वहाँ से जो प्रॉफिट बनती है दैट यू कैन रीएलोकेट. आवर प्रेफरेंस टुडे वुड बी नॉट टू रीएलोकेट एवरीथिंग टू इक्विटी. और अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप रीएलोकेट कीजिए टुवर्ड्स लार्ज कैप इक्विटी, बिकॉज देर इज स्लाइटली मोर कंफर्ट इन लार्ज कैप इक्विटी. हमारा कंफर्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी वेरी लिमिटेड. आई वुड से वी आर वेरी कॉशियस इन दैट स्पेस, बट दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रीबैलेंसिंग दैट हम रेकमेंड करेंगे इन्वेस्टर को. लेकिन आई वुड अगेन से हर इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन अलग है. माई मदर इज ऑल्सो इक्विटी इन्वेस्टर, उनका एलोकेशन अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग रहेगा. एंड दैट इज वाई वी से पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल. उसके कोई इम्यूटेबल लॉस तो हो नहीं सकते. Yeah, that's so true, absolutely. Okay, now बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टाइल्स भी देखते हैं, राइट. व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल द फंड इज फॉलोइंग, ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल, एक्सेट्रा. सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जब हम एक म्यूचुअल फंड को पिक कर रहे हैं, क्या उसके लिए स्टाइल देखना ज़रूरी है? इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी लुक एट द स्टाइल, या फिर किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा स्टाइल बेटर होगा? मे बी दैट कुड बी अ बेटर क्वेश्चन. No, you've asked a brilliant question, because I think it's very important. क्योंकि मैंने देखा है कि मैं किसी को बोलता हूँ कि आप डाइवर्सिफाइड फंड कीजिए. अभी क्या होता है कि जो आज के दिन में कोई जाके बोलेगा कि हाँ डाइवर्सिफाइड फंड में ही करूँगा, यू माइट फाइंड कि आज के दिन पे आपको जो भी डाइवर्सिफाइड फंड्स दिख रहे हैं विच सीम टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स, बट दे ऑल हैव द सेम स्टाइल बायस, राइट. एक मार्केट का नमूना है. अब जब भी देखेंगे एक समय पे जो अच्छे फंड कर रहे हैं, टिपिकली दे विल ऑल हैव अ वेरी सिमिलर स्टाइल बायस. सो आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोचना पड़ेगा कि आप स्टाइल्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं. आर यू थिंकिंग अबाउट स्टाइल्स सो दैट यू कैन यूज स्टाइल्स टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो? मतलब कि मुझे थोड़ा ग्रोथ भी चाहिए, मुझे थोड़ा क्वालिटी भी चाहिए, मुझे थोड़ा वैल्यू भी चाहिए, मुझे थोड़ा ये भी चाहिए. जैसे कि आपके वार्डरोब में रहेगा कि मुझे समर के क्लोथ्स अलग हैं, विंटर के क्लोथ्स हैं, क्योंकि सब ज़रूरत में पड़ेंगे. टू माई माइंड दैट इज़ द बेटर डाइवर्सिफिकेशन विच विल बी एप्लीकेबल टू मोस्ट इन्वेस्टर्स, कि यू डाइवर्सिफाई अक्रॉस स्टाइल्स. नाउ ये जो स्टाइल्स का आर्ग्यूमेंट है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो इसको देख के बोलते हैं कि अरे नहीं, अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है तो वाई नॉट. समर में आई विल ओनली गो फॉर द स्टाइल्स विच आर इन फैशन इन समर. विंटर में उसको पूरा वार्डरोब से निकाल दूंगा एंड आई विल पुट ओनली व्हाट वर्क्स इन वेल इन विंटर. एंड इन मॉनसून आई विल रिमूव एवरीथिंग एंड पुट व्हाट वर्क्स ओनली इन मॉनसून. ये बोलने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस में करना आसान नहीं है. यूटीआई में हमने एक प्रोसेस बनाया है विच वी रन ओनली इन आर क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी, where we try to rotate between factors. But I will also tell you that it is easier said than done. क्योंकि जैसे कि मैंने बोला पहले
इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट इन द मार्केट कि वो सीजन्स कब बदलेंगे. पीपल से वेदर इज़ अनप्रेडिक्टेबल. मैं तो बोलता हूँ देखिए वेदर से ज़्यादा मार्केट इज़ इवन मोर अनप्रेडिक्टेबल. सो आई वुड रिकमेंड यूज स्टाइल्स टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन रादर देन टू परस्यू मैक्सिमाइजेशन. राइट, मैक्सिमाइजेशन का स्ट्रैटेजी ये रहता है कि मैं हर सीजन में उसी में रहूंगा जहां पे मुझे सबसे बढ़िया रिटर्न मिलेगी. प्रिंसिपल अच्छी है, एग्जीक्यूशन मुश्किल है. ओके, बट यू नो आई हैव सीन वेटरी सर कि बहुत सारी जो फैक्ट शीट्स होती हैं ना उनमें स्टाइल बॉक्स नहीं होता है, राइट. सम फैक्ट शीट्स रिलीज द स्टाइल बॉक्स, सम डोंट. तो फिर एज एन इन्वेस्टर आप यू नो वैल्यू रिसर्च जाएंगे, मनी कंट्रोल, और यू विल प्रॉब्ली फिगर आउट अ प्लेस, बट इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड द स्टाइल बॉक्स ऑफ अ फंड. तो सबसे इजी तरीका क्या होगा? जस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वेल आई वुड से हम तो हमारे फैक्ट शीट में ही पब्लिश करते हैं कि एक तो स्टेटेड स्टाइल क्या है फंड का, एंड वी गिव अ टाइम सीरीज डेटा जिससे आप समझ सकते हैं कि आर वी मैनेजिंग द फंड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम. क्योंकि आज के दिन पे आपको देख के ये पता नहीं चलेगा कि क्या ये फंड इसी तरीके से चल रही थी 5 साल पहले. तो हम तो पूरा एक जैसे नॉट जस्ट टुडेज ईसीजी बट 5 साल का ईसीजी दे देते हैं आपको, तो आप समझ सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं. बट आई वुड स्टिल से नम्रता, आज के दिन पे ये डेटा मिलती है. काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये डेटा मिलती है. I don't want to make any enemies with my good friends by mentioning any one particular name. लेकिन कभी कभी जब मुझे भी सवाल आते हैं तो मैं भी वो थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाकर जल्दी से देख लेता हूँ कि यार इसका क्या पोजिशनिंग है. तो आई थिंक द डेटा इज अवेलेबल, यू जस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट लुकिंग फॉर इट. Okay, all right. Okay, so now we are almost reaching the fag end of our conversation. So सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एक इन्वेस्टर, मान लीजिए उन्होंने थोड़ा पैसा लूज़ कर दिया है बाय देयर इन्वेस्टमेंट इन एक्विटीज़, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू इन्वेस्टर्स जो पैसा खो चुके हैं, गंवा चुके हैं एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में? जब आप गवा चुके हैं बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? आर यू सेइंग दैट समबडी मेड एन इन्वेस्टमेंट एंड ही हैज़ सीन इट डेप्रिशिएट और वो इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके निकल गए? So he's just seen losses. He's not liquidated, is what I'm trying to say. So okay, maybe wrongly stated, but he's seen losses. Just wanted to clarify. आपकी सवाल तो बहुत अच्छी है. मतलब ये तो रियल लाइफ है और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि that's why investing is a little bit like a Bollywood movie. वो जो मूवी शुरू होती है तो एक लाइट हार्टेड स्पिरिट से शुरू होती है, फिर यू नो गाने होते हैं, टिपिकल हिंदी मूवी, हीरो हीरोइन दे रन अराउंड ऑल ओवर द प्लेस. फिर जब आप सेकंड हाफ इंटरमिशन के बाद पहुंचते हैं तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है रिलेशनशिप में, पेरेंट्स ना करते हैं तो एक बहुत सैड माहौल हो जाता है. अगर आप उस समय थिएटर से निकल के चले गए तो लॉस किसका है? वो तो आपका ही है ना, वो तो आपने परमानेंट कर दिया. आप रुकिए एंड तक, मूवी के एंड तक. सब बॉलीवुड मूवीज ज्यादातर तो हैप्पी एंडिंग में ही खत्म होते हैं. हैप्पी एंडिंग. एंड आई बिलीव इन्वेस्टिंग इज मच लाइक दैट. देखिए द जॉब ऑफ द मार्केट इज टू स्केयर यू. जैसे कि बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट इजी. एंड इट इज नॉट इजी बिकॉज यू आर योर ओन बिगेस्ट एनिमी. एंड व्हाट मेक्स सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स is not intelligence quotient, जो हम IQ बोलते हैं ना. Successful investors are not successful because of their intelligence. They are successful because of their emotional quotient. And they are able to carry that same spirit of optimism. Look at the portfolio and say कि ठीक है आज नीचे है, ये तो पहले भी हुआ है, ये पिक्चर तो मैंने पहले भी देखी है कि मेरी पोर्टफोलियो पिछले 4 साल 5 साल बाद एक बार तो नीचे आई ही थी, लेकिन वो तो रिकवर हो गया अगले 3 4 5 साल में. तो एक्सपीरियंस इज समटाइम्स द बेस्ट टीचर. एंड सम लेसन्स आई हैव ऑल्सो लर्नड आर लर्नड मोर बाय एक्सपीरियंस दैन बाय बीइंग टोल्ड इन अ क्लासरूम कि ऐसे होता है. बट आई वुड स्टिल से कि आप बॉलीवुड मूवीज सोच के चलिए कि कहीं ना कहीं उस मूवी में थोड़ी एक सैड पार्ट आएगी, लेकिन वो आपको सहना पड़ेगा. और एंड में जैसे अच्छी बॉलीवुड मूवी में होती है, don't worry, the hero heroine will walk away into the sunset. Okay, all right. So you know बहुत सारे investors जो हैं you know I'm sure you would agree with me कि we tend to follow the herd, right? जो हम behavioral biases में बोलते हैं herd mentality.
या फिर हम फैड्स को फॉलो करते हैं, राइट? आज का फैड है कि गोल्ड हर कोई खरीद रहा है बिकॉज गोल्ड का रेट अच्छा चल रहा है, गोल्ड बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आई थिंक ये फैड्स भी सीजन के साथ चेंज होते रहते हैं। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ऐसे फैड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? डोंट डोंट, ओके। See, fads are good to have in your wardrobe, but fads are not good to have in your investment portfolio. Investing is boring. Professor Samuelson थे, who was an economics, academic and professor. जी. And उनका एक statement था कि investing is boring. It should be like watching paint dry. Right? If you want excitement, take a flight to Las Vegas. For anybody who doesn't get the connection, Las Vegas is the gambling capital of the world. तो आप सोच लीजिए, इन्वेस्टिंग शुड बी बोरिंग। एक्साइटमेंट के लिए काफ़ी और चीज़ है ना, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। वहाँ पे जाएंगे। श्योर, ओके, ऑलराइट। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, एंड ये सवाल हम अपने सारे स्पीकर से पूछते हैं, एंड हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके खुद के पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी में आपने ऐसे कौन सी गलतियाँ करी हैं, some mistakes that you've made, and what are the learnings that you had from those mistakes? Sure. वैसे तो मैं एक पूरा किताब लिख सकता हूँ मिस्टेक्स के बारे में नहीं, क्योंकि ये मानता हूँ जो एक इन्वेस्टिंग है ना, आपको उसमें मिस्टेक्स तो बिल्कुल होंगे, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस मिस्टेक से कुछ लर्न करते हैं या वापस मिस्टेक कमिट करते हैं, राइट? बिकॉज दैट इज लाइक पेइंग ट्यूशन फीस ट्वाइस and not learning anything. Not right? learning anything. Exactly. So we will all make mistakes. मैं जब बहुत very early in my career में हमेशा सोचता था कि मेरे लिए तो 100% equity portfolio में क्या problem है। फिर 2001 में मुझे asset allocation का एक lesson मिला, क्योंकि पहले तो मेरी portfolio 100 से लेके simplistically 100 से लेके 400 गई. I was very happy. In space of 1.5-2 years, and then in the next 1 year वो 400 से लेके वापस 100 पे आ गई, right? It dropped 75%. तो उस समय मैंने asset allocation के बारे में सीख लिया कि इतना volatility तो मैं सह नहीं सकता, right? So for me it was a very personal lesson कि it's easy to think about it from the outside कि मैं तो 100% equity volatility सह सकता हूँ, but in real life when it happened to me, I learned कि ये मैं नहीं सह सकता. I need to have some discipline in terms of asset allocation. Other, sort of thing I would say, मेरा जो सबसे other big lesson I have had कि अगर मुझे समझ में नहीं आए, मैं नहीं करता हूँ. I don't care about, my other friend, my acquaintance, my neighbor, he is doing something, he is making lots of money in that. मुझे समझ में आना चाहिए. जो मुझे नहीं समझ में आए और उसमें किसी और का पैसा बन रहा है, बनने दो उनको, उससे मेरा क्या होता है. वो जो बोलते हैं ना कि वो बहुत साल पहले सर्फ का एक ऐड रहता था कि भला उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे. मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है. If they are doing well, let them do well. I want to do well based on what I understand. So that has always been my principle कि जो मुझे समझ में आए वो नहीं करना है. किसी और का पैसा बन रहा है, अच्छा है उनके लिए, करने दो उनको लिए. जब मेरी समझ के अंदर अपॉर्चुनिटी आएगा, उसे नहीं मिस करना चाहिए मुझे. तो आई एम हैप्पी टू वेट फॉर इट. Okay. Beautiful. Thank you so much, Patrice. I think it was a wonderful conversation. I had a great time talking to you. And I think आपके जवाब, they were very casual, very fun. So, and you use so many analogies. So, thank you so much for that. So, I am sure हमारे viewers को आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. And I again want to thank you on behalf of all our viewers for your time. So, thank you. Thank you so much, and thank you to all your viewers. Have a great day.
Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Vetri. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो जल्दी से जो भी हमने उनके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मिस्टर वेट्री से पूछा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो मिस्टर वेट्री सेज कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी बेस्ट टाइम या वर्स्ट टाइम नहीं होता है। आइडियली आपको SIPs के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है और आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपके पास लमसम है तब जो है मार्केट टाइमिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप वो लमसम भी इंस्टॉलमेंट्स के तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर वेट्री से पूछा कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं या इक्विटी फंड्स हैं जो मार्केट स्लो डाउन के टाइम अच्छा करते हैं या फिर मार्केट स्लो डाउन के टाइम जिनमें हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो मिस्टर वेट्री सेज कि ऐसे कोई भी इक्विटी बेस्ड फंड्स नहीं है जो मार्केट अगर गिर रही है तो वो ना गिरे। एवरी फंड वुड करेक्ट टू सम एक्सटेंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बहुत लंबी जर्नी है और आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स। ही ऑल्सो सेज कि इक्विटी फंड्स कभी अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी अंडर परफॉर्म करेंगे। सो आइडियली जब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, असेट एलोकेशन के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और वो आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से असेट एलोकेशन डिसाइड करनी चाहिए। फिर हमने मिस्टर वेट्री से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया टाइम्स ऑफ स्लो डाउन, कि एक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए। सो मिस्टर वेट्री सेज कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग अप्रोचेज होती हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग अप्रोच हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब आपको आइडियली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अगर आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक सेक्टर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो नीचे है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक सेक्टरल फंड में से रिटर्न्स पाने का। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप एक सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हो सकता। दैट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमने मिस्टर वेट्री से पूछा कि ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम्स ऑफ स्लो डाउन। सो ही सेज कि सबसे पहले तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच देखनी चाहिए। सो यू कुड लुक एट हाइब्रिड फंड्स जो टफ मार्केट कंडीशंस में आपकी मदद कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को अलग अलग असेट क्लासेस में डालते हैं टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी। तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में अपना पैसा डाल सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में आपको एटलीस्ट 3 असेट क्लासेस का बेनिफिट मिलता है विच कुड ऑल्सो इंक्लूड गोल्ड। तो वो आपकी वॉलेटिलिटी को या एक्सट्रीमिटीज को कम करता है। फिर आप थोड़ा पैसा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि थिंक ऑफ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स एंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स एज अ बॉडी ऑफ द केक। और अगर आप सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स डाल रहे हैं वो एक बहुत छोटा पोर्शन होता है आपके पोर्टफोलियो का, विच इज लाइक द आइसिंग ऑन द केक। लेकिन बहुत ही स्मॉल पोर्शन विच इज जस्ट योर सैटेलाइट पोर्टफोलियो सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स में जाएगा। फिर हमने मिस्टर वेट्री के साथ ऐसे फंड्स के बारे में बात करी जो काफी यूनिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड मिस्टर वेट्री सेज कि हर फंड का एक अंडरलाइंग बेंचमार्क होता है और जो एक फंड का एक्टिव शेयर होता है वो ये बताता है कि उस फंड का पोर्टफोलियो अपने बेंचमार्क से कितना अलग है। और कोई भी फंड जिसका मेन पर्पस होता है कि वो अल्फा जनरेट करे विच इज बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स, वो उसमें एटलीस्ट जो एक्टिव शेयर है वो 55 to 70% होना चाहिए। तो ही सेज कि ऐसे फंड्स जो यूनिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इसका मतलब यह है कि उन्होंने ज्यादा रिस्क लिया है, तो विच मीन्स उनमें अल्फा बनने का चांस भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। फिर हमने मिस्टर वेट्री से पूछा कि जब स्लो डाउन है तो एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करना चाहिए। सो मिस्टर वेट्री सेज कि सबसे पहले तो हर इन्वेस्टर को अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए और उस फाइनेंशियल प्लान के बेसिस पे असेट एलोकेशन को डिसाइड करना चाहिए। अब इट्स पॉसिबल कि एट सम पॉइंट आपका जो सेट असेट एलोकेशन था लेकिन आपका पोर्टफोलियो उसके हिसाब से नहीं है, आपका असेट एलोकेशन चेंज हो गया है, तो अब समय है आपको जो है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। अब अगर आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, लेट्स से आपको अपना पोर्टफोलियो किसी एक असेट क्लास से इक्विटी की तरफ रीबैलेंस करना है, तब आप लार्ज कैप की तरफ रीबैलेंस करिए, नॉट टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप। ही आल्सो सेज कि जो असेट एलोकेशन है वो एक बहुत ही पर्सनल होता है, इट्स डिफरेंट फॉर एवरी इन्वेस्टर। तो आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या सेट एलोकेशन वर्क्स। फिर हमने मिस्टर वेट्री से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर वेट्री सेज कि सबसे पहले तो अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो उनसे सीखिए और उन गलतियों को दोबारा रिपीट मत करिए। ही सेज कि असेट एलोकेशन हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है, तो अपना असेट एलोकेशन डेफिनेटली डिसाइड करिए। कभी भी पूरा 100% बायस आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो शुड बी वेल डाइवर्सिफाइड। ही ऑल्सो सेज कि कभी भी ऐसे किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट मत करिए जो आपको समझ में नहीं आता है। ही ऑल्सो सेज कि फैमिली और फ्रेंड्स की एडवाइस के बेसिस पे मत इन्वेस्ट करिए, अपना खुद का रिसर्च करिए एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू इन्वेस्ट इन। सो दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप ऑल ऑफ यू हैड अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। Thank you so much for watching. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.